हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। मैं केशव जाखोटी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर का परमाणु सिद्धांत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, पहले जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं, फिर अपन लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा हम लोगों ने रदरफोर्ड का मॉडल डिस्कस किया। तीसरा पॉइंट अपन लोग जब डिस्कस करने लगे तो हम लोगों ने काफ़ी सारी थ्योरी डिस्कस करी। थ्योरी को अपन मेजर 2 ही पार्ट में डिवाइड करेंगे कि किसी भी पार्टिकल का नेचर कैसा होता है। वेव नेचर भी होता है, तरंग प्रकृति भी होती है और कण प्रकृति भी होती है। ये दोनों प्रकृति उसके पास होती है, यही अपन लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। तो अब देखो, कण प्रकृति तरंग प्रकृति दोनों उसके पास होती है। तो इन सबको सम्मिलित करते हुए बोर का मॉडल बनाया गया, इन सबको जोड़ते हुए बोर का मॉडल बनाया गया। अब क्या है बोर का मॉडल, वो एक बार अपन देखते हैं। तो देखो, कोई भी मॉडल की अगर अपन बात करें, जैसे अगर आप रदरफोर्ड के मॉडल की बात करते हो तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने चीजें समझाई थी, यस और नो। तो देखो, यहां पर इसने क्या किया है, यहां पर इसने अपनी कुछ अवधारणाएं बनाई है। अवधारणा का मतलब होता है, यहां पर ये ढंग से समझ लीजिए कि अगर बोर के मॉडल को समझना है, अगर बोर के मॉडल को समझना है तो इन सब बातों को, जो पॉस्टुलेट्स में अब लिखने वाला हूं, इन सबको अपन को ट्रू मानना है, इन सबको अपन को सच मानना है। तो देखो अब जरा सच मानने वाली क्या बात है ना। पहले तो आप ये मान लो कि ये क्या है, ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं दैट सीम्स टू बी ट्रू, ये सच ही होने चाहिए, ये कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, ये सच ही होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, राइट। अगर अपन को बोर का मॉडल पढ़ना है तो अब ये कहाँ से आए हैं, कैसे बनते हैं, वो एक बार अपन लोग अब देख लेते हैं। सबसे पहला जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो देखो क्या है। बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो ये है। सबसे पहले बात की गई नाभिक की। तो देखो, अब पहले तो ये समझा जाए कि बोर का मॉडल जो है वो किसके लिए बनाया गया। तो याद रखना, बोर ने अपना जो मॉडल दिया था वो किसके लिए दिया था, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए दिया था। एटम्स बोल दो या फिर स्पीशीज बोल दो, अभी समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या है, एक बार वो समझ लेते हैं, फिर अपन इसके ऊपर चलते हैं। हाइड्रोजन का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन एटम, और ये हाइड्रोजन लाइक का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब हो गया, जैसे हीलियम की बात करें तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसमें से अगर 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यस और नो। तो इसका मतलब हुआ कि बोर का मॉडल केवल और केवल ऐसे एटम के स्ट्रक्चर को ही समझा सकता है जिसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो बोर का एटॉमिक मॉडल किसके लिए है, बोर का एटॉमिक मॉडल मोनो इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वाले एटम को या स्पीशीज को ही समझा सकता है और किसी को नहीं समझा सकता, राइट। इधर देखते हैं हम, यहां देखो न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस ये एक बार अपन देख लेते हैं। देखो, तो इसने जो डिस्कशन किया वो किया था हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन हैज heavily positive charge nucleus present at the center of an atom। एक एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। ये बात किसने बोली है अपन लोगों को, बोर के फर्स्ट पॉस्टुलेट ने बोली है। तो ये बात तो रदरफोर्ड भी तो बोल रहा था, रदरफोर्ड ने भी तो यही बोला था कि एटम के बीच में, एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। तो ये तो बिल्कुल सेम ही हुआ, रदरफोर्ड के जैसा ही हुआ, ठीक है। दूसरी चीज इसने क्या बोली, दूसरी चीज इसने बोली ऑर्बिट। ऑर्बिट को आप चाहें तो इसको आप एनर्जी लेवल्स बोल सकते हो, इसको आप चाहो
तो आप लोग बोल सकते हो स्टेशनरी लेवल्स, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, और आप चाहें तो इसको बोल सकते हो शेल्स। मतलब ऑर्बिट ऊर्जा कक्षक होते हैं या स्थायी ऊर्जा कक्षक होते हैं, है ना, स्थिर ऊर्जा कक्षक बोल सकते हो या फिर कोश बोल सकते हो। ऑर्बिट होते क्या है? ऑर्बिट होते हैं ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस in which electrons revolve around the न्यूक्लियस। एक ऐसा पाथ होता है जिसकी कोई फिक्स रेडियस होती है, उस पाथ के अंदर में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब जैसे ये हो गया अपना न्यूक्लियस, तो इसके बाद अगर ये पाथ बनाया आप लोगों ने, तो इस पाथ में क्या होता है? इस पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। तो दिस पाथ इज नोन एज दिस सर्कुलर पाथ हैविंग फिक्स रेडियस। अब इसकी कोई ना कोई तो रेडियस है ना, यहां से सेंटर से मैच करोगे, राइट। इस पाथ को अपन लोग क्या बोल देते हैं? ऑर्बिट बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ऑर्बिट है, इसकी एक और बात है, देयर मे बी मोर देन वन ऑर्बिट प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में इससे ज्यादा भी, एक से ज्यादा ऑर्बिट भी प्रेजेंट, एक से ज्यादा कोश भी हो सकते हैं। मतलब हुआ दूसरा, तीसरा, ये सारे बात, ये जो दोनों पॉइंट्स है ये तो अपन को समझ में आते हैं, ये तो बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, ठीक है। अब देखिए एक बड़ा पॉइंट था, आप लोग को ध्यान आ रहा होगा, आपको मालूम है कि रदरफोर्ड जो है उसका मॉडल फेल क्यों हुआ था? रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ था क्योंकि रदरफोर्ड मैक्सवेल के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कुछ पढ़ा था अपन लोगों ने कि एक चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्यूशन करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। कुछ पढ़ा था ना अपन लोगों ने ऐसा। तो देखो अब चार्ज पार्टिकल रिवॉल्यूशन करेगा तो किस तरह से अपन लोग देखेंगे, एक चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्यूशन करेगा तो उसकी एनर्जी लूज होती है। ये तो था मैक्सवेल ने, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया फेल। अब क्या बचा? बोर का मॉडल है। तो बोर ने क्या बोला? बोर ने एक पॉइंट दिया, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अपॉन रिवॉल्यूशन इन एन ऑर्बिट। एक कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, मतलब देखो ये हो गया न्यूक्लियस, इसके बाहर अगर किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अगर इसमें घूमता रहे तो कभी भी इसकी एनर्जी क्या होगी? लूज नहीं होगी, इसकी एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी, डज नॉट चेंज। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां सेकंड शेल में प्रेजेंट हो तो, इलेक्ट्रॉन यहां थर्ड शेल में प्रेजेंट हो तो, या फोर्थ शेल में प्रेजेंट हो तो, नेक्स्ट अपन और भी बना सकते हैं, फिफ्थ शेल में प्रेजेंट हो तो, राइट। तो अब देखो ये हो गया n इज इक्वल्स टू फर्स्ट शेल, ये हो गया n इज इक्वल्स टू सेकेंड शेल, ये हो गया n इज इक्वल्स टू थर्ड शेल, ठीक है। नेक्स्ट इज ये हो गया n इज इक्वल्स टू फोर्थ शेल, एंड लास्ट वन इज n इज इक्वल्स टू फिफ्थ शेल। अब देखो इलेक्ट्रॉन से मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन थर्ड शेल। अब अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में प्रेजेंट है और इसमें अगर ये रिवॉल्यूशन करता रहता है तो कितने भी टाइम तक करे इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। आप चाहो तो यहां पर ऐड कर लो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, टाइम कितने भी टाइम तक घूमे
अगर वो रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। देखो ये पॉस्टुलेट्स हैं, पॉस्टुलेट्स को अपन को सही मानना पड़ेगा, तभी हमको बोर का मॉडल समझ में आएगा। एक और चीज, फर्स्ट शेल को क्या बोलते हैं? के शेल। सेकंड शेल को क्या बोलते हैं? एल। थर्ड को क्या बोलते हैं? एम शेल। ठीक है, इसी तरह से एन शेल, और फिफ्थ शेल को क्या बोलते हैं? ओ शेल। के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसा आगे चलता रहता है ये। ठीक है, तो फिर क्या कभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कभी चेंज ही नहीं होती है क्या? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होती है ना? तो इसी में ही पॉइंट है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी कब? मैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट लिखता हूं कि कब चेंज होगी, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मोशन करेगा। यहां क्या कर रहा है? रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, मोशन कैसे कर सकता है? मोशन कर सकता है when it moves from one orbit to other orbit। यस, यही इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपन को पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी केवल और केवल तभी चेंज होगी जब वो एक शेल से निकल के दूसरे शेल में जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन थर्ड से निकल के या तो सेकंड में आ जाए, या फिर थर्ड से निकल के वो कहां चला जाए? फोर्थ में चला जाए। देन ओनली इट्स एनर्जी विल बी चेंज्ड, अदरवाइज इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अदरवाइज इसकी एनर्जी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज भी मैं आपको बताता हूं। देखो याद रखो, हमेशा सबसे कम एनर्जी वाला शेल कौन सा होता है? जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है लोएस्ट एनर्जी स्टेट, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब अगर अपन हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो फर्स्ट शेल इज नोन एज ग्राउंड स्टेट शेल। ग्राउंड स्टेट को हिंदी में बोलते हैं आद्य अवस्था। आद्य अवस्था कोश। आद्य अवस्था वो होती है जहां पर एनर्जी क्या होती है? कम से कम होती है, एनर्जी बहुत कम होती है। लोएस्ट एनर्जी शेल। तो सबसे कम एनर्जी किसके पास है? फर्स्ट के पास। तो फिर उससे ज्यादा किसके पास होगी? सेकंड के पास। सेकंड से ज्यादा थर्ड के पास। थर्ड से ज्यादा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसका मतलब हुआ कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके ब्रैकेट में यही लिख लो ताकि गड़बड़ ना हो, शेल नंबर। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? सबसे कम एनर्जी होती है फर्स्ट की। सबसे ज्यादा एनर्जी होगी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग शेल नंबर 5 में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की। ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का एक जनरल एजम्पशन है ना? तो अब देखो, अब एक चीज मुझे बताओ आप लोग कि मान लो, चलो पहले तो ये बताओ, ये तो अपन को सब समझ में आया है ना? अब इधर ही देखते हैं कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज कैसे होगी। आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन इनिशियली मान लेते हैं थर्ड में था, वो निकल के कहाँ पे आ गया? 2 में आ गया। तो अब आप मुझे बताइए, थर्ड से निकल के सेकंड में आता है तो ज़्यादा एनर्जी किस में थी? थर्ड में। ये कैसा है? हायर एनर्जी वाला है। ये कैसा है? लोअर एनर्जी वाला है। तो हायर से जब लोअर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? रिलीज ऑफ एनर्जी होती है ना, राइट? ये हो गया एक एग्जांपल, राइट? अब अगला एग्जांपल और देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है, मान लीजिए कि इनिशियली किस में था? 3 में। उससे निकल के कहाँ चला गया? फाइनली वो चला गया फोर्थ के अंदर में। तो अब आप ही मुझे बताओ, थर्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है कि फोर्थ की एनर्जी ज़्यादा होती है? डेफिनेटली जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती जाती है। तो थर्ड की एनर्जी क्या है? कम। फोर्थ की एनर्जी क्या है? ज़्यादा। निकल के कहाँ गया? थर्ड से फोर्थ में गया, तो लोअर से हायर में गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हुआ।
क्लियर? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी रिवॉल्यूशन के ड्यूरेशन में एक शेल में घूमता रहेगा तो कभी भी चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब चेंज होगी? जब वो एक शेल से दूसरे शेल में मूव करेगा, तो या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या फिर वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट तो अपन को समझ में आ गया, थर्ड पॉइंट तो है ना। अब देखो फोर्थ और फिफ्थ दो पोस्टुलेट्स और हैं, वो पोस्टुलेट्स भी अपन लोग अब क्या करते हैं। अब देखो, जब अपन ने इतनी बात कर ही ली है कि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से निकल के दूसरे में जाता है या दूसरे से निकल के पहले में आता है, मतलब किसी भी शेल से निकल के किसी भी शेल में जाए, तो या तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? रिलीज होनी चाहिए, या एनर्जी क्या होनी चाहिए? एब्जॉर्ब होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? रेडिएशंस के फॉर्म में रिलीज होती है। ये तो हम जानते ही हैं ऑलरेडी, ये तो अपन पढ़ के आए है ना, हाँ या ना, कि एनर्जी चाहे रिलीज हो चाहे लूज हो या फिर एब्जॉर्ब हो, कुछ भी हो, तो उस केस में एनर्जी हमेशा रेडिएशंस के फॉर्म में रिलीज होगी। ये बात अपन को पता होनी चाहिए। अब देखो, तो बोर ने क्या बोला? बोर ने बोला द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑफ रिलीज्ड और absorbed energy is given by the following formula. अब ये फॉलोइंग फॉर्मूला क्या है? तो देखो, फ्रीक्वेंसी को अपन किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। न्यू इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट। अपन लोगों ने कुछ पढ़ा था कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू, पढ़ा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बताता है कि अगर कोई एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर उस रेडिएशन की एनर्जी वैल्यू हम लोगों को पता हो तो, राइट। अब आप मुझे एक बात समझो, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और ये से मान लो थर्ड शेल। अब मानो कि इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ प्रेजेंट है? सेकेंड शेल में प्रेजेंट है, n इज इक्वल्स टू 2 में प्रेजेंट है। अब ये निकल के कहाँ चला गया? थर्ड में चला गया। तो इस शेल की एनर्जी को मान लेते हैं से E1 है और इस शेल की एनर्जी को मान लेते हैं E2 है। तो ओरिजिनली इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की? ओरिजिनली इसने बस इतनी तो एनर्जी एब्जॉर्ब की। मान लेते हैं इसके पास में था 100 जूल्स, अब पहुंच के हो गया 150 जूल्स। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की? 50 जूल्स ही तो एब्जॉर्ब करी ना, 50 जूल्स एनर्जी ही तो अवशोषित करी ना। तो E2 माइनस E1, ये हो गया चेंज इन एनर्जी। तो यहाँ पे आपने लिख दिया E2 माइनस E1। आया समझ में? डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी तो वैल्यू आप लोग जानते ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो, राइट। तो देखो, E2 मतलब एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, इन विच इलेक्ट्रॉन हैज रीच्ड, E1 is equals to energy of initial state from which electron has left, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी एनर्जी। तो इन दोनों का बस डिफरेंस अपन को निकालना है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, यही होती है ना? पक्का? ठीक है, तो चलिए यहां तक हो गया। फोर्थ पॉइंट अपन को क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, एक लास्ट पोस्टुलेट और है। अब देखो यार, लास्ट पोस्टुलेट क्यों बनाया गया, इसकी पहले मैं आपको वजह बता देता हूं, तभी अपन को समझ में आएगा कि लास्ट पोस्टुलेट का मतलब क्या है रियलिटी में। नहीं तो ये मतलब ही अपन को समझ में नहीं आएगा। देखो, पहली बात तो ये एटम अपन को दिखता नहीं है ना, और उसमें फिर आप क्या बोल रहे हो कि यार ये क्या होनी चाहिए? ये फर्स्ट शेल होनी चाहिए, या फिर आप सेकंड शेल बना लेंगे, आप थर्ड शेल बना लेंगे, इस तरह से, ठीक है। किसी दूसरे ने ये कहा, बोले आप इसी को फर्स्ट शेल क्यों बोलते हो? इसको भी तो फर्स्ट शेल बोल सकते थे ना। या फिर
इसी को भी तो फर्स्ट शेल बोल सकते थे ना, मतलब फर्स्ट शेल आपको कैसे पता कि यही वाली होगी? जो व्हाइट कलर से मार्क्ड है वो बोर ने बोली कि भाई फर्स्ट शेल क्या है, फर्स्ट शेल तो यही होनी चाहिए। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट शेल यही क्यों होनी चाहिए? इससे थोड़ी अंदर भी तो हो सकती थी और इससे थोड़ी बाहर भी तो हो सकती थी ना, मतलब यही होनी चाहिए फर्स्ट शेल। ये अंदर वाला या बाहर वाले कलर से जो रिप्रेजेंटेशन किया है वो क्यों नहीं हो सकती थी, है ना? तो इसने क्या बोला, ओनली दोज शेल्स, शेल और ऑर्बिट एक ही बात है ना? ओनली दोज शेल्स विल बी परमिटेड और कंसीडर्ड in an atom for which angular momentum is an integral multiple of h/2π। ये अपन लोगों को यहां पर बोला गया है। अब देखो भाई, केवल वही शेल को परमिट करना है, वही शेल को, मतलब देखो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास तो अपन जानते ही हैं, जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी अपन जानते हैं, और अगर आप ये बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस से इतनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो इतनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी? रेडियस की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दे शुड बी इक्वल टू NH/2π। ये इसके इक्वल होना चाहिए, राइट? ये इसके इक्वल होना चाहिए। देखो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ सबसे पहले तो कि n का वैल्यू या तो 1 या 2 या 3। n केवल एक नंबर है, n यहाँ पे कोई शेल नंबर नहीं है, ध्यान रखना। n जो है वो कोई यहाँ पे शेल नंबर नहीं है फिलहाल के लिए, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि देखो MVR, अब पहला क्वेश्चन तो ये MVR का मतलब क्या है? तो MVR का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। बोले कैसे? तो देखो सबसे पहले ये जानो कि एंगुलर मोमेंटम मतलब होता है कोणीय संवेग, राइट? अब देखो ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो आप सब जानते हो, पहले संवेग जान लेते हैं फिर कोणीय संवेग भी जान लेंगे। तो देखो संवेग का मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। आप लोग ऐसे ही तो बोलते हो कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी अपॉन ए पार्टिकल हैविंग मास m। एक ऐसा पार्टिकल, ढंग से सुनिएगा, एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास m है, जिसका द्रव्यमान m है, उसके ऊपर वेलोसिटी v लगाने से क्या इफेक्ट होता है? तो आप सब जानते हो कि एक पार्टिकल पे अगर वेलोसिटी v लगा दोगे तो वो क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा ना, यस और नो? अब आप सोचो, एक पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल है जिसका मास है m, मान लो ये एक पार्टिकल है, चौक एक पार्टिकल है जिसका मास है m। अब इसको अगर मैं एक तो जोर से नीचे फेंकूं तो डेफिनेट सी बात है कि यहां पर नीचे वाली सरफेस पे जो इंपैक्ट होगा, जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे धीरे से गिरा देता हूं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों ही केस में इंपैक्ट तो होता है, दोनों ही केस में इंपैक्ट तो होता है, लेकिन एक केस में उसका असर ज्यादा होता है, दूसरे केस में उसका असर कम होता है। तो क्या है ये? इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी है। याद रखना, मोमेंटम इज नथिंग बट इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी। अब एंगुलर का क्या मतलब है? इस एंगुलर को समझते हैं अपन। तो देखो एंगुलर का मतलब है कि भाई अपन ने किसी वेलोसिटी से किसी को घुमाना तो है ही, मतलब किसी को, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसको किसी कोई वेलोसिटी देनी है। अब इसको ऐसे सीधा पाथ पे वेलोसिटी ना देके अगर अपन क्या करें, इसको एक ऐसा सर्कुलर पाथ पे दे दें, मतलब अब क्या है, यहां पर ये एक पार्टिकल रखा हुआ है, इस पार्टिकल का मास है m और इसको वेलोसिटी दे दी मैंने क्या? v, राइट? अब घूम तो रहा है ये, है ना, चल तो रहा है ना, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी तो है ही, लेकिन ये किस पाथ में ट्रेवल कर रहा है? ये उस पाथ में ट्रेवल कर रहा है जिसकी वेलोसिटी r है फ्रॉम द सेंटर, राइट? तो कोणीय संवेग का मतलब कोणीय संवेग का मतलब होता है मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ द पाथ। तो मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस, राइट? ठीक है, तो आई थिंक ये बात अपन को समझ में आ गई क्या? तो देखो बस अब
MVR की जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, भाई देखो मास और वेलोसिटी, ये दो वैल्यूज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। R की वैल्यू हर बार चेंज होगी या नहीं होगी? R की वैल्यू तो हर बार चेंज होगी। कभी तुम अंदर वाले ले लेते हो, फिर तुम व्हाइट वाले के पास आ जाओगे, फिर तुम इधर वाले के पास आ जाओगे, तो हर बार ये डेटा जो है वो तो चेंज होगा ना। अगर हर बार ये डेटा चेंज होगा मतलब R की वैल्यू चेंज होगी। तो कौन से शेल को ही कंसीडर करना है? केवल उन्हीं शेल्स को कंसीडर करना है जिसमें एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू, जिसमें MVR का वैल्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए? h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, मतलब NH/2π के बराबर होना चाहिए। n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, राइट? ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो देखो इससे अपन को क्या पता चला, और इससे देखो एक और चीज है, this concept is known as Bohr's क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। बोर का क्वांटीकरण का सिद्धांत है ये चीज अपन को जाननी चाहिए कि ये जो है इस सिद्धांत से अपन को क्या पता चलता है कि ये बोर का क्वांटीकरण का सिद्धांत है। क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण का क्या मतलब होता है? इसका मतलब समझो, अपन सब जानते हैं कि भैया जो एनर्जी होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आती है, क्वांटा के फॉर्म में आती है। तो इसने क्या बोला? इसने ये कहा कि केवल शेल वो ही कंसीडर की जाएगी। ऐसा आपने मतलब शेल नंबर 1 को अंदर वाला भी बोल सकते हो, ये व्हाइट वाला भी बोल सकते हो, बाहर वाला शेल भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से कौन सी कंसीडर की जाएगी? कोई एक कंसीडर की जाएगी, वो कंसीडर की जाएगी जिसकी वैल्यू h/2π के मल्टीपल्स में होगी। मतलब सबसे छोटे से छोटा पार्ट क्या हो गया? h/2π हुआ। अब उससे बड़ा पार्ट क्या हो जाएगा? 2h/2π। उससे बड़ा पार्ट क्या हो जाएगा? 3h/2π। उससे बड़ा पार्ट क्या हो जाएगा? 4h/2π। इसका मतलब छोटे छोटे पैकेट्स का मल्टीपल होना चाहिए। यही तो मतलब हुआ ना। और अपन लोगों ने क्वांटाइजेशन शेड्यूल के अंदर में या क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल में भी तो यही पढ़ा था। तो आई थिंक अपन को ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो एक और चीज है इस प्रिंसिपल के लिए। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये जो अपन ने डिस्कस किया इसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज Bohr's फ्रीक्वेंसी रूल। इसको बोर का आवर्ती नियम भी कहा जाता है ना, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल भी कहा जाता है। आई थिंक ये बात अपन को समझ में आती है ना। तो ये हो गए अपने टोटल पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स। ठीक है, जितने भी पॉस्टुलेट्स अपन को बोर में पहले पढ़ने हैं वो अपन लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। स्कूल के लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, कई बार मतलब आप मान लीजिए लगभग हर साल हर स्कूल में एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स को अपन ने एक मैक्सिमम डिटेल में डिस्कस कर दिया। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पूछे तो देखिए बस इतनी सी लैंग्वेज लिख दीजिए, इधर बस ये यहाँ तक लिख दीजिए। ये जो मैंने आपको बोल बोल के समझाया है इसको आपको इसमें कवर करने की फिर ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये सब आप इसमें कवर कीजिए। अब देखिए ये तो हो गया वो बातें जो अपन लोगों को सबको सच माननी है। अब बोर का मॉडल क्या है? तो देखो बोर का जो मॉडल है, बोर के मॉडल में इसने 2-3 चीज़ें तो साफ साफ बता दी कि भैया एटम ऐसा होता है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में। एटम के बाहर क्या होता है जिसे अपन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, जो पार्ट होता है उसको अपन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर में क्या होता है, ढंग से सुनना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? तो देखो शेल्स बने हुए होते हैं, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेल्स में किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, किसकी एनर्जी सबसे कम होती है? तो वो शेल जिसे अपन ग्राउंड स्टेट बोलते हैं उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जिसमें ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वही उसकी लोएस्ट शेल होती है, लोएस्ट एनर्जी शेल होती है, राइट। अब उसके अलावा हायर में भी जा सकता है, लोअर में भी जा सकता है। तो ऐसे काफी चीजें अपन ने कवर की है यहाँ तक। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशंस करेंगे बोर के एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड। कि मतलब बोर ने तो देखो इतना तक कैलकुलेट करके बताया था कि एक शेल की एनर्जी कितनी होती है, एक शेल की रेडियस कितनी होती है, एक ऑर्बिट की, है ना, उसमें कितने रिवॉल्यूशंस किए जा सकते हैं, किस वेलोसिटी से किए जा सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है, टोटल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है। ये सारे पॉइंट्स अपन लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पर। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।